बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर विद यासिर रशीद। नाज़रीन, दुनिया की जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर ओपन जेल में तब्दील है। साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। लोग रोते हैं, पुकारते हैं और अपने हक़ खुदरादियत के लिए उठते हैं, लेकिन उन्हें खामोश करवा दिया जाता है गोली के ज़रिए। लेकिन आए दिन उनकी तादाद में इजाफ़ा होता रहता है। वादी से बाहर की दुनिया से रवाबित ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ से सदाएँ उठती हैं, उन पर ये भारतीय फ़ौज की सूरत में बलाएं मुसल्लत हैं, लेकिन वो लोग फिर भी चुप नहीं हो पाते। भारतीय फ़ौज नौजवानों को घरों से निकालती है, गोलियों का निशाना बनाती है, और अब भारतीय फ़ौज बुजुर्ग शहरियों को भी गोलियों का निशाना बनाने से दरेख नहीं कर रही। एक 3 साल के बच्चे के सामने उसके नाना को गोलियां मार के शहीद कर दिया जाता है। वो 3 साल का बच्चा नाना के सीने पर बैठता है, रोता है, मदद के लिए पुकारता है, लेकिन मदद को आने वाला कोई नहीं। अगर रवां बरस की बात की जाए तो पहले 5 माह में 96 अफराद ऐसे हैं जिनको शहीद कर दिया गया, और सिर्फ 1 महीना माह जून में ये तादाद 56 तक जा पहुंची। यानी कुल मिला के अगर बात करें तो 148 कश्मीरी इस साल में शहीद किए जा चुके हैं। इसी इशू पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और माहिर उमूर कश्मीर अब्दुल्ला गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, एक बुजुर्ग शहरी से क्या ख़तरा हो सकता है? ये बर्बरियत में आए दिन इजाफा होता जा रहा है और अब खतरनाक हद तक इसमें इजाफा हो चुका है। इसके पीछे प्रोपेगेंडा है क्या? आने वाले दिनों में भारत क्या चाल चलने वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सर, इस बच्चे की वीडियो देखकर मैं नहीं समझता कोई दिल रखने वाला इंसान खून के आंसू ना रोए। मासूम बच्चा जिसके दादा को, जिसके नाना को उसके सामने गोली मार दी जाती है, फिर वो अपने शहीद हुए नाना की छाती पर बैठकर सवाल करता है कि इसका कसूर क्या है। एक बेटा जिसके बाप को घर से काम के लिए गया मार दिया जाता है। आपने उस बुजुर्ग की लाश के साथ लिपट कर एम्बुलेंस के अंदर उसके बेटे को रोते हुए देखा है। आपने उन माओं बहनों की चीखों पुकार सुनी है। मुझे बताएं, ये मासूम बच्चा जिसे वो फौजी गाड़ी में लेके जा रहे हैं और उसे चॉकलेट से बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? सुने ना आपने? उसका एक एक लफ्ज़ इंसानियत की तमाम अलमबरदारों को के ज़मीर को झंझोड़ रहा है। को ये आज की इस तस्वीर, इस वीडियो के बाद तो एक सवालिया निशान है उन तमाम दुनिया की तंजीमों से, तमाम ताकतों से जो ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं कि इससे ज़्यादा जुल्म हो सकता है। अब ये बच्चा क्या बुरहान वानी नहीं बनेगा? अब ये बच्चा क्या रियाज नहीं बनेगा? और इंशाअल्लाह ये बच्चा आज़ादी कश्मीर की जंग का सिपाही बनेगा। आप देखेंगे कि इसके सामने उसके बाप को, उसके नाना को, उसकी माँ को, उसके भाई को, उसकी बहन को मार दिया जाए। आपने 100 कुछ तादाद बताई है। या सर, मेरे पास मुसद्दका है, ये इतलात है कि 13,000 कश्मीरी बुरे जवान, लड़कियां, लड़के, सबको मार दिया गया, शहीद कर दिया गया है। कुछ लाशें सामने आ जाती हैं, कुछ की लाशें आज तक नहीं मिली, कुछ को जला दिया गया, कुछ को दरिया में फेंक दिया गया, कईयों की लाशें दरख्तों के साथ लटकी होती हैं। ये जानबूझकर उन गली मोहल्लों में लाशों को लटकाते हैं कि खौफ पैदा हो, बच्चे डर जाएं। और मैं आपको आज प्रोग्राम में ये भी बताता चलूँ, ये जो मासूम बच्चा, अगर इसकी वीडियो जो है ये रिलीज़ ना होती, ये ना निकलती और उस वक्त वहाँ पे शोर ना बचता, ये फौरी तौर पर वीडियो जो है ये वायरल हो गई थी, तो इस मासूम बच्चे को भी मार दिया जाना था। इसको भी इबरत का निशान बना के उसके गली मोहल्ले में लटका देना था। कसूर क्या था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो अपनी आज़ादी की जंग ला रहे हैं, आज़ादी की बात कर रहे हैं। लेकिन आज सवाल है तमाम आलम इस्लाम से, मैं छोड़ दें अमेरिका को, छोड़ दें दूसरी कुफ्तों को, तमाम आलम इस्लाम से आज सवाल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले इस शख्स के साथ जो हुआ, जो वो औरत रो के पुकार रही है, जो वो बच्चा चीख रहा है, जो बेटा अपने बाप की लाश से लिपट के कह रहा है, अब इस पर आलम इस्लाम अगर खामोश रहता है तो इससे बड़ी कोताही नहीं होगी। और इससे बड़ा अज़ाब जो कोरोना की शक्ल में आया ना, ये आने वाला है। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ मुख्तसर, चूँकि फिर अब्दुल्ला साहब से लेंगे, मैं इतना बता दूं, कश्मीर के अंदर जो खेल खेला जा रहा है, जो ये किया जा रहा है, ये सिर्फ डराने के लिए कश्मीरियों को कि हम मारेंगे, बच्चों को खौफजदा करने के लिए कि तुम्हारे सामने तुम्हारे बड़ों को मारेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आइंदा 24 घंटों में आप ज़रा कश्मीर के अंदर से आवाज़ें सुनिएगा, फिर देखिएगा किसकी कितनी गाड़ियाँ तबाह होती हैं।
कहाँ हैं इंसानी हुकूक की तंजीमें, कहाँ है OIC, कहाँ हैं वो इदारे जो इंसानी हुकूक के तहत आवाज़ उठाते हैं कि कश्मीर में हज़ारों नौजवानों को कत्ल कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो हक़ खुदरादियत की बात करते हैं। 70 साल हो गए ये चिंगारी सीने में पलती थी और अब ये लावा बन चुका है। इस लावे की जद में कोई ना कोई तो आएगा। अब्दुल्ला गुल साहब, ये हालिया दिनों में पुरतशद्दुद वाक़यात में इतना इजाफा हो जाना, ये बेदरेग कत्ल करना नौजवानों का और बूढ़ों को भी ना बख्शना, बच्चों के सामने उनको गोलियों का निशाना बना देना, ये मोदी हुकूमत बदमस्त हाथी बनी हुई है। सोशल मीडिया पर वावेला भी बहुत चल रहा है आजकल, जो पहले नहीं चलता था। लेकिन मोदी हुकूमत आखिर करना क्या चाहती है? पसे पर्दा उसके हकाइक है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो अभी वीडियो देखी है ना, यकीन माने कि कोई भी दर्द दिल आदमी जो है वो बिल्कुल उसका एक दफ़ा तो दिल जो है वो बंद हो जाता है। और जो राना साहब की आवाज़ में, जो आपकी आवाज़ में दर्द है, काश के वो उसका 5% भी अगर हमारे जो इस्लामी ममालिक के लोग हैं और जो दुनिया के ठेकेदार हैं वो इसको महसूस कर सकें। वो क्या जो आज़ादी मांग रहे हैं वो क्या मांग रहे हैं? क्या यूनाइटेड नेशन की करारदादों से हट के मांग रहे हैं? क्या एक जमहूरी हक से अलहदा कोई काम कर रहे हैं? क्या वो एक ऐसी कौम है जो पढ़ी लिखी है, जिसको पूरी दुनिया जानती है कि वो पढ़ी लिखी कौम है, इंजीनियर हैं वो और डॉक्टर्स हैं, वो क्या आपका क्या ख्याल है दीवाने हो गए हैं? नहीं, हिंदुस्तान जो है ये सब कुछ जो पुरतशद्दद वाक़यात के अंदर एकदम इजाफा हुआ, इसका मतलब है कि कश्मीर का मामला तो उनके हाथ से निकल गया। इसका तो इजहार जो है वो SK दौलत भी कर चुके, इसका इजहार उनके नदरन कमांड के कोर कमांडर भी कर चुके माजी के, और इसी तरीके से जो उनके अपने जो आर्मी के लोग हैं वो इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इस टाइम पे कश्मीर का सिर्फ सियासी हल है, और वो भी पाकिस्तान के साथ मामला करने के ऊपर सियासी हल है। वरना उसको इंडिपेंडेंट करने की जो ख्वाब देखे जा रहे हैं, जो उसके ऊपर मुख्तलिफ तरीके से तशद्दुद करके उड़ी हमला अपने ऊपर करवा के अपना जग हसाई करवाई, उसके बाद इसी तरह से पठानकोट का वाकया जो है वो भी बेइज्जती हिंदुस्तान को उठानी पड़ी। पता नहीं क्यों इतना हिंदुस्तान बेइज्जत हो गया है, और क्यों इतने जो लोग हैं आलम इस्लाम के अंदर, ये जो ठेकेदार जो कि आपको रोजाना मिलते हैं, अमन मार्च के, फलाना मार्च के, कोई पता नहीं किस किस्म की वो मैराथन रेस के ऊपर, वो खामोश क्यों हैं? बात यह है कि वो मलाला यूसुफजई हो या दीगर हो, आज उनको कश्मीर के अंदर बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान जो हैं उनका जो है बेईमाना कत्ल और जो उनके साथ जुल्म और जो जबर जिस अंदाज के अंदर चलाया जा रहा है, क्या उनको नजर नहीं आ रहा? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो है वो पैसे से भी लोगों को जो है वो खामोश करा रहा है। और हिंदुस्तान जो खेल खेल रहा है कश्मीर के अंदर, उसके कुछ ताने बाने बलूचिस्तान में भी मिलते हैं। वो जाके बलूचिस्तान में किन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, वो क्या चाहता है, उसको आज तक सन 2000 से पहले एक राना साहब यहाँ बैठे हैं, आप माशाल्लाह बैठे हैं, आप मुझे बताएं कि कभी हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान के ऊपर बात भी की थी 2000 से पहले? ये अचानक उनको अब बलूचिस्तान क्यों याद आ रहा है? उसके बाद फिर पोस्टर्स लगाने जनीवा के अंदर, बसों के ऊपर, सरकारी अमलाक के ऊपर, सरकारी ट्रेनों के ऊपर। क्या कश्मीर के पोस्टर हम लगा सकते हैं? मैं 92 के वसातत से अपील करता हूँ, आए मेरे साथ मिलके हम भी कोशिश करते हैं, वहां पोस्टर लगवाएंगे। सवाल नहीं पैदा होता। कश्मीर का पूरा नक्शा ये दिखा दें, ये आलम इस्लाम के जो ठेकेदार हमारे। अब्दुल्ला साहब बिल्कुल ठीक है, मुझे बताएं कि ये जो हुआ, जो वाकया हुआ, जो बच्चे की जो ये तस्वीर आपके सामने आई है, जो वीडियो आपके सामने आई है, आप क्या समझते हैं कि इससे तहरीक दब जाएगी? मेरी इतला के मुताबिक कश्मीर में अब तहरीक मज़ीद तेज़ होगी और आइंदा 24 घंटों में या 36 घंटों में बहुत कुछ होगा। आपको आने वाले कुछ वक्त के अंदर आप हिंदुस्तान के जो है ना बखिए उधरते देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये ऐसी वैसी मैं बात नहीं कर रहा, मैं भी आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा इतलात के ऊपर बता रहा हूँ। मुझे पता है कि इस टाइम पे वहां अंदर की टूट फूट का शिकार है, दूसरी तरफ चीन ने उनका रगड़ा लगा दिया है, नेपाल के अंदर वो फंस गए हैं, पाकिस्तान फौज उनको जो है मुंह तोड़ जवाब दे रही है, बल्कि दंदान शिकन जवाब दे रही है। ये उन्होंने मजाक समझा है हिंदुस्तान ने कि आसानी से जो है वो कश्मीरी कौम को निकल जाएंगे। ये देखें राना साहब, एक बात जो आपने फरमाई, एक बच्चा था सीरिया के अंदर जो समुंदर के साहिल के ऊपर पड़ा नजर आया, पूरी दुनिया में उसका बड़ा वावेला हुआ। मैं ये कहूंगा
कि आज सोशल मीडिया के जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो हमारी टीम्स बैठी हुई हैं, जो हमारे पाकिस्तानी जवान हैं, जो इंसानियत को प्यार करने वाले हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि वो ये बच्चे की वीडियो, और सिर्फ यही नहीं, राना साहब आप तो जानते हैं इस चीज को कि बच्चों की दादी के साथ इन्होंने ज्यादती का शिकार किया, बच्चों को सामने करके उनकी दादी के साथ जो है वो ज्यादती का मुर्तकिब हुए। ये बदबख्त लोग जो इंसानियत के नाम पे धब्बा है, ये हिंदुस्तान जो है ये जितना इसको दबाएगा ये उतना ही उठेगा, और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के दिन गिने गए हैं। ये सन 2020 के अंदर उनका रेफरेंडम हो रहा है सिखों का, उसके बाद मैं देखूंगा कि सप्लाई लाइन उनकी कैसे जाएगी, फिर मैं देखूंगा कि वो गुरदासपुर से जो सप्लाई लाइन कश्मीर के ऊपर जो जा रही है, हिंदुस्तान गुल साहब आपके मुताबिक भारत हारा हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसा रवैया अपनाए हुए है। आपको क्या लगता है कि बतौर पाकिस्तानी तो हमें सोशल मीडिया पर इसको उजागर करना चाहिए, उनके हक़ खुदरादियत की आवाज़ के साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन हम हुक्मरान, हमारे हुक्मरान जो हैं वो सिफारती सतह पर जो एक्टिविटी जारी रखे हुए हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं या उसमें फिर थोड़ी सी तेज़ी आनी चाहिए? देखिए, जो तेजी है वो तो लाजमी आनी चाहिए, यानी कि टिल द टाइम जब तक कि हमारी एफर्ट्स जो हैं वो कश्मीर को आज़ादी का रंग न दे दें, तब तक तो हमारी मेरे ख्याल में कोशिशें जारी रहनी चाहिए, सियासी भी, सिफारती भी, इखलाकी भी, और अब तो हमने अस्करी जो महाज है उसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिपह सलार और हमारे वजीर आजम साहब ने जो है अभी एक मजबूत पॉलिसी जो है वो बनाना शुरू की है। पहले हमने कोशिश की कि हिंदुस्तान जो है वो पूरा तौर पे कश्मीर के अंदर आ जाए, आपने देखा फिर लद्दाख में क्या हुआ, उनको यही ज़ोम हुआ कि शायद पाकिस्तान जो है कहीं कमजोरी दिखा रहा है, पाकिस्तान कमजोरी नहीं दिखा रहा था, हम इंतजार कर रहे थे, वी वर ट्राइंग के वो मजीद आ जाए अंदर, अब वो आ गए हैं अंदर, उन्होंने अपनी एक हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी है, अस्करी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, और जो इंटरनेशनल दुनिया में उनका मुंह काला होना था वो भी हो गया। आप देखें ना, जब ये महाज खुला तो क्या इंटरनेशनल दुनिया में वो जो इदारे जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट और दीगर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और दीगर, क्या उन्होंने अब भारत का वो मकरू चेहरा ना दिखाना शुरू कर दिया? क्या भारत को वही जो है वो मामला हासिल है जो पहले होता था? क्या 2 यूनाइटेड नेशन जो है वो रिपोर्ट्स आ नहीं गई भारत की जो इंसानी हकूक के खिलाफ उन्होंने जो धज्जियां उड़ाई हैं, क्या उसके ऊपर 2 रिपोर्ट्स मौजूद नहीं है? ये सारे का सारा मामला है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अब एक केस लेके जाना चाहिए, ना सिर्फ ये केस बल्कि नरेंद्र मोदी का वो बयान जो कि उन्होंने इकबाली जुर्म किया कि मैं जो था मुक्ति बाहिनी का जो है वो एक मेंबर था और मैंने आरएसएस के हवाले से जो है बाकायदा किरदार अदा किया और पाकिस्तान को 2 लख्त कराया, बांग्लादेश बनाने में हमारा किरदार है। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर उनको और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ टेररिज्म में जो है वो चार्ज दूसरे ममालिक से रवाबत भी बढ़ाने चाहिए और आलमी अदालत में भी ये केस लेके जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल ये कि जोग्राफियाई हैसियत तब्दील करने की भारत काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा है कश्मीर की, अब तक कितने बोगस डोमिसाइल दिए जा चुके हैं और कितने फीसद जोग्राफियाई हैसियत जो है वो तब्दील की जा चुकी है? देखें, हम अपनी स्क्रीन पे वो बोगस डोमिसाइल भी दिखा देते हैं जो शायद पहले कोई नहीं दिखा सका, और अब तक मेरी इत्तला के मुताबिक 1 लाख अफराद जो हैं उनको डोमिसाइल जारी हो चुका है। 3 लाख मज़ीद अफराद को डोमिसाइल जारी किया जाना है। जिनको डोमिसाइल जारी कर रहे हैं उनका तल्लक बाहर से है, चंडीगढ़ से है, दिल्ली से है, महाराष्ट्र से है, असम से है, इन जगहों से इनका तल्लक है। सारे आरएसएस के लोग हैं और इस वक्त तक 13,000 हिंदू ऑफिसर जो है वो मकबूजा कश्मीर में तैनात किए गए हैं, जहाँ पर शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट समेत ये डोमिसाइल बनना है, ये हो चुका है। और लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूँ, अब बाई हुक मैं अपने हुक्मरानों से कहूँगा कि खुदारा सफारती तल्लुकात अपनी जगह, हर चीज़ अपनी जगह। अब भारत को जवाब देने का वक्त आ गया है, अब हमें कश्मीर में दाखिल होना चाहिए। कश्मीर में दाखिल होना चाहिए और इसके साथ साथ कश्मीरी जो हैं वो उठे हुए हैं। अब उनकी तहरीक पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है, अब जाने बहुत ज़्यादा गवाई जा चुकी हैं, हौसले पस्त नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि एक दिन कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा, जुल्म के ये बादल छट जाएंगे, वो एक दिन जल्द ही करीब है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे प्राइवेट स्कूल्स में बढ़ते हुए हरासगी के वाक़यात पर।
ऐसे वाक़यात पहले यूनिवर्सिटीज़ में रिपोर्ट होते थे, लेकिन अब स्कूल्स में भी रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। तशवीश की बात है कि छोटे बच्चों की जहां पर जहन साजी होती है, जिन्हें मुआशरे में उठने बैठने के अतवार बताए जाते हैं, आगे ज़िंदगी गुजारने के उसलूब सिखाए जाते हैं, वहाँ पर ऐसे वाक़यात लम्हा फ़िक्रियाँ हैं हमारे लिए, बतौर मुआशरा भी, बतौर हुक्मरान भी और बतौर एक आम शहरी भी। इसी इशू पर बात करने के लिए तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन काशिफ मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। ऐसे वाक़यात पहले होते थे यूनिवर्सिटीज़ में, इस तरह की जो लोग थे, यानी एक ही एज के उस्ताद भी और शागिर्द भी, तो वहाँ पर ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते थे। अब जहाँ पर एज का इतना डिफरेंस है, वहाँ पर ऐसे वाक़यात का रिपोर्ट होना, इनकी वजूहात क्या हैं? ख़ुसूसी तौर पर हम हालिया रिपोर्ट होने वाले वाक़े पे बात करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हरासगी के बहुत सी निशानदही हुई, जिस पर लोगों को बरतरफ कर दिया गया उन असातिज़ा को। क्या बरतरफी काफ़ी है या एक्शन कुछ और भी होना चाहिए? नहीं, यह सर बरतरफी काफ़ी नहीं है। उस्ताद का एक बहुत बड़ा मकाम है, और जब जिसका बहुत बड़ा मकाम हो और जब उससे ऐसी तवक्को हो, और जो बल्कि तवक्को जब वो ऐसी हरकत कर दे जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए, जिससे उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता तकद्दुस है वो भी पमाल हो जाए, तो उसके बाद मुझे बताएं क्या उसको बरतरफ कर देना ही सज़ा है? क्या फिर उसको तो बात यह है कि अगर एक शागिर्द गलत करता है तो उसको सख्त तरीन सज़ा दी जाती है, और अगर एक उस्ताद जिसने सब कुछ समझाना है अगर वो ये सब कुछ कर दे तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ शर्मिंदगी कोई नहीं हो सकती। और फिर उस पर एक्शन तो ऐसा होना चाहिए ताकि एक मिसाल बन जाए, चाहे शागिर्द गलत करे चाहे उस्ताद करे। देखिए यहाँ सर बदकिस्मती ये है कि चंद बड़े प्राइवेट स्कूल, बड़े मैं कह रहा हूँ, जिनकी बुक्स भी पिछले दिनों पकड़ी गई, एक जिस स्कूल का में ये वाक़या हुआ उस स्कूल के अंदर एक पढ़ाई जाने वाली बुक्स ऐसी थी जिसे चंद दिन पहले बैन किया गया। उसमें क्या था, एक प्राइवेट स्कूल की किताब में आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना की तरीक़ पैदाइश गलत लिख दी। एक प्राइवेट स्कूल की किताब में सहाबा कराम अल्लाह ताला अन्हुम के मुतल्लिक़ जो लिखा गया वो भी आपको पता है। जब प्राइवेट बड़े स्कूल जहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना से लेकर दीगर मामलात के हवाले से ना बताया जाए, जहाँ पर इस्लाम की मुतल्लक बात करने की बजाय स्टेज पे ऊपर डांस करवाए जाएँ, जहाँ पर किताबें और गुफ्तगू ऐसी हो कि जो तज़लील शुदा हो, तो फिर वहाँ पर यही सब कुछ होता है। माज़रत से यही होता है। मैं इस पर चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। चंद एक, मैं सारे नहीं कह रहा, चंद एक बड़े नाम वाले इदारों के अंदर ये सब कुछ, ये कुछ तो रिपोर्टेड हो गया ना। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपोर्टेड नहीं हो रही, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जब टूवर्स जाते हैं उनके, ज़रा जाकर उनको तो चेक करें वहाँ पर क्या गुल खिलते हैं। बहुत से लोग हैं जो शर्मिंदगी के मारे सामने नहीं आते। तो कुरैशी साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ, पहले काशिफ मिर्ज़ा साहब का स्टांस इस पे ले लें। काशिफ साहब, ये इस तरह के वाक़यात प्राइवेट और एलीट क्लास के स्कूल्स में ही क्यों रूनमा होते हैं? चाहे वो मुतनाज़ मवाद का छपना हो, ये मखलूत पार्टीज़ हों, या फिर हेलोइन की जो सतह पर ये प्रोग्राम करवाए जाते हों, और इसके साथ साथ इस तरह की हरासगी के वाक़यात हो, क्या ये स्कूल का निज़ाम ऐसा होता है जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं, या फिर वजह कुछ और है? 7,000 से ज़ायद प्राइवेट स्कूल हैं, और हम बहुत वाज़ेह तौर पे, मैंने कल भी अपना बयान जारी किया और इसको हमने ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि हमने खुद इसके लिए जो है चीफ जितने भी हमारे इख्तियारात हैं, अरबाब इख्तियार हैं, चीफ जस्टिस है, प्राइम मिनिस्टर है, और भी चीफ है, इवन कि हमारे जो गवर्नर और जो चीफ मिनिस्टर साहब है, सबको मैंने ये दरख्वास्त की है कि इसके ऊपर बड़ी भरपूर किस्म की ट्रांसपेरेंट एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो इसके जिम्मेदार है, सिर्फ टीचर नहीं, और भी जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, सबके एक मिसाली सजा दी जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये हमारी बेटियां हैं और ये इनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। बीइंग ए टीचर, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम बात करते हैं पूरे पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल में, तो 15 लाख से ज्यादा टीचर है, और कोई 8-9 लाख पब्लिक स्कूल में, अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के मिला लें, 25 लाख से ज्यादा टीचर की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और ये जब आपने वाकया देखा, इसी तरह के पहले भी माजी में कुछ वाकयात हुए, इन 4 टीचर्स की वजह से हमारी पूरी कम्युनिटी, एक जो टीचर होता है वो माँ है, वो बाप है, और एक माँ और बाप का तकद्दस का रिश्ता है, वो हमारी बेटियां हैं। बेटियों को तो तहफ़्फ़ुज़ महसूस होना चाहिए। अगर बेटी अपने बाप से या माँ से बात करते हुए खौफज़दा हो गई है, तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया। इसमें हमारी टीचर कम्युनिटी को, स्कूल्स, तालीमी इदारों को, पेरेंट्स को, सिविल सोसाइटी को और हमारे इदारों को मिल बैठने की जरूरत है। और फौरी तौर पर अगर इसका कोई हल नहीं ढूंढा गया
तो यकीनन ये जो वबा है, सोशल मीडिया आपके सामने है, जब आपने देखा नेट फैसिलिटी घर घर पहुंच गई है, और जो भी आपने बात की एक मखसूस क्लास भी है जिसके अंदर शायद उस तरह से चेक जो है नहीं लगता लिबरलिज्म के नाम पे, और बेशुमार चीजें जिसका नतीजा आपने देखना शुरू कर दिया है। हम इसको कंडेम करते हैं, हम उन बच्चियों के साथ हैं, हम तालीमी टीचर हतारे में जो पढ़ाने वाले वो टीचर थे जिन्होंने ये शर्मनाक हरकत की, हम ये भी चाहेंगे कि उनका भी मौक़िफ़ जरूर सामने आए और एक शफाफ किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो और स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, और इनको कैफे किरदार तक पहुंचाना, मसाली बनाना जो है वो बहुत जरूरी है, और आने वाले बच्चों को महफूज बनाना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। मिर्ज़ा साहब साथ ही रहिएगा। कुरैशी साहब, आपके बखूबी इल्म में है कि हम सरकारी स्कूलों को ब्लेम करते हैं कि वहाँ पे तालीमी मायार अच्छा नहीं है, वहाँ पे सहूलियात अच्छी नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन इस बात का एतराफ़ तो हम बखूबी करते हैं कि वहाँ पे उस्ताद की इज़्ज़त ज़रूर की जाती थी। जूता भी पड़ा है ना, तो वो भी जो तालिब इल्म था वो सीधा करके उस्ताद के सामने रखता था, उस्ताद के आगे बात नहीं की जा सकती थी। उस्ताद बच्चों को अपने बच्चों के तौर पे समझता था कि उसकी इस्लाह इस तरीके से की जाएगी कि वो मुआशरे का बढ़ता हुआ सितारा बनेगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वाक़यात का तालीमी इदारों में रिपोर्ट होना वजूहात क्या है? बतौर मुआशरा हमने अपनी तरजीहात तब्दील कर ली हैं, या फिर इसमें परवरिश में कहीं पर कोताही रह जाती है जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, या फिर हमने अखलाकी आदाब ही इन प्राइवेट इदारों में भुला दी हैं, हम किसी अपने खुद को किसी और सतह पर रख के सोचते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यासिर, सबसे पहले तो मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, ये हमारे माशरती इन्हितात, हमारी खुद गर्जी का एक बहुत बड़ा एक ऐसा स्याह बाब है जिससे ना सिर्फ हम सब शर्मिंदा हैं और कोई शख्स इस पर ना इस बात को सपोर्ट करेगा, हर शख्स इसे कंडेम करेगा। अब देखने की चीज़ ये है कि ये तो सोशल मीडिया है कि चीज़ वायरल हो गई और आप तक, हम तक ये चीज़ रिपोर्ट हो गई। ये बेपनाह वाक़यात अब हो रहे हैं। मैं समझता हूँ पिछले 20 सालों में हमारी एजुकेशन जब कमर्शियल हुई है, मेरा मतलब मैं किसी एक ख़ास स्पेसिफिक इदारे के हवाले से बात नहीं करना चाहता, मैं ओवरऑल बात करूँगा। आप बहुत सारे वाक़यात देखते होंगे जो मदारिस में भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि एक ऐसे एक डिसिप्लिन इदारे में कि जहाँ पर बेपनाह मतलब लीड क्लास के बच्चे एजुकेशन लें, और जहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है वो भी बड़ा क्वालिफाइड और उनके ख़ास क्राइटेरिया से गुजर कर वो पहुँचता है, तो ये बात बड़ी तकलीफ दे है। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया हम तक पहुंचा देता है। ये लातादाद वाक़यात रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको मुझे फेस करने पड़ते हैं। मतलब उस्ताद का मर्तबा एक इस्लामिक माशरे में, एक मशरकी माशरे में जितना रुतबा उस्ताद का है, शायद वालिद के बाद किसी और हस्ती को इतना एहतराम नहीं दिया जाता। मैं समझता हूँ हमारे लिए बड़ा ये शर्म का मकाम है। लेकिन आप देखें कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी डॉक्टर शरीफ मज़ारी साहबा ने भी इसका एक्शन लिया, और आज चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कैबिनेट मीटिंग में भी इस मैटर को टेकअप किया। अभी मिर्ज़ा साहब जो फरमा रहे थे, आप देखेंगे कि हमने इसको सिर्फ साइबर क्राइम के हवाले नहीं करना, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसको वाक़े को हमने हर सूरत एक मिसाल बनाना है। और मैं समझता हूँ जैसे आपने इस वाक़े को टेक करके और प्रोग्राम में लिया, हमें सबको बात करने का मौका मिला, ये मिन हैसुल कौम हर फर्द की जिम्मेदारी है। वो मीडिया पर्सन है, वो गवर्नमेंट के लोग हैं, वो टीचर्स हैं, वो एसोसिएशंस हैं, वो सिविल सोसाइटी है। ये एक ऐसा अलमिया है। हम जब अपने बच्चों को, मासूम बच्चों को स्कूल सिस्टम के हवाले करते हैं तो बहुत सारे वालिदैन, मैं नहीं समझता कि ज़्यादा बड़ी तादाद होगी जो बाद में भी केयर करती है। 95% लोग स्कूल्स के हवाले बच्चे करके इस हद तक मुतमईन हो जाते हैं कि हमने एक बड़े आला तालीमी इदारे को ये जिम्मेदारी दी है कि वो हमारे बच्चे की ना सिर्फ तालीमी उसकी निगहदाश्त करे बल्कि उसकी तरबियत में भी रोल प्ले करे। अब जहाँ इस तरह के वाक़यात होते हैं, ये ना सिर्फ हमारे लिए बाइस शर्म है बल्कि ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्री है। हम जिस मज़हब के पैरोकार हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस हवाले से कितनी वाज़ेह चीज़ें हैं। और मुझे हैरानी होती है कि वो असातिज़ा जो इतने मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता हैं, वो किस तरह से इन बच्चों, मासूम बच्चों के साथ जो औलाद की तरह से होते हैं, किस तरह से इस रवैये के इर्तिकाब का सोचते हैं। मेरे लिए ये बड़ी हैरान की बात है। लेकिन बतौर एक गवर्नमेंट स्पोक्समैन के मैं आपको एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ, इमरान खान साहब हो या उस्मान बुज़दार साहब हो, एक तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ताला सिंगल नेशनल करिकुलम की तरफ। आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि एजुकेशन में वो ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। जैसे आपने फरमाया
कि गवर्नमेंट इदारों में आज भी उस्ताद की इज्जत मौजूद है। मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर में भी बच्चे उस्ताद को वही मकाम देते हैं, लेकिन चीज़ें कमर्शियल होने से, चीज़ें ग्लैमर होने से, राना अजीम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे यहाँ जो हमारी नजरियाती, हमारा जो अफकार है, हमारा जो रिलीजियस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम वो प्लांट करने की बजाय पता नहीं कौन से कल्चर को फरोग देने पे लगे हुए हैं। हमने अपनी अखलाकी आदात को अतवार बुला दिए, आदाब बुला दिए, जिसकी वजह से हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हम वो चीज़ें भूल बैठे कि हमारे मजहब ने हमें क्या सिखाया था, हमें किस रास्ते पर चलना था, उस्ताद की इज्जत क्या होती है, उस्ताद ने शागिर्द को किस नज़र से देखना है, उस्ताद और शागिर्द का मकाम क्या है, हम उसको भुला बैठे हैं। तो इसीलिए इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब और काशिफ मिर्जा वाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ऑनलाइन गेम्स ने हमारे नौजवान नस्ल के जहनों में किस तरीके से पुरतशद्दुद रवैये को जन्म दिया है, इसी पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। पबजी वो गेम कि जिसको प्लेयर अननाउन बैटल ग्राउंड कहा जाता है। ये आयरलैंड का एक शख्स था जो इसका खालिक था, ब्रेंडन ग्रीन, जिसने इसको प्रोड्यूस किया और उसके पीछे वो एक मूवी थी, जापानीज मूवी, जिसको उसने बुनियाद बनाकर उससे मरऊब होकर इस गेम को ईजाद किया। बहुत से ममालिक में इस पर पाबंदियां भी लग चुकी हैं। पार्शली पाबंदी लगी हुई है इंडिया में, इराक में, नेपाल में, और अब पाकिस्तानी हुकूमत भी इस पर पाबंदी लगाने जा रही है। इसी इशू पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर इशफाक अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और माहिर नफ्सियात डॉक्टर नुसरत हबीब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा, अब तक ऐसी गेम्स के बायस कितनी अमवात हो चुकी हैं, या ऐसी गेम्स के बायस कितने वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं, और हम नफ्सियाती तौर पर मफलूज क्यों होते जा रहे हैं? देखिए यार, सिर्फ लाहौर शहर के अंदर, तीन अफराद जो हैं इस गेम की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गए। आज एक रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि 15,000 अफराद जो हैं, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं, लड़के भी शामिल हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, नफ्सियाती मरीज़ बन चुके हैं। जब उनसे मोबाइल छीना जाता है वह अपने आप को ज़ख्मी कर लेते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ये बाकायदा एक रिपोर्ट है जिसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद आप बाजें कितनी बदकिस्मती है, ये हमारे माशरे का कसूर है। और सबसे बढ़ के कि हर घर के अंदर अगर 6 अफराद हैं तो 4 मोबाइल ज़रूर हैं, और उस घर के अंदर बाप, बेटी, बच्चा सब अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। किसी को नहीं पता हमारा बच्चा क्या कर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक वो गेम खेलता है। और यासर, आज मैं उस गेम के मतलब एक बता दूं, बिल्कुल ये गेम कहाँ से चली, कहाँ पर आई, लेकिन जब इस गेम को एक वक्त में 100 से ज़्यादा लोग खेलते हैं, बहुत से लोग इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कमेंट्री चल रही होती है, और जब कमेंट्री चल रही होती है कमेंट्री, उसमें आप देखें कि सबसे ज़्यादा इसमें इंडियन जो है ना माफिया वो है, वो इसमें अपनी बादशाह देते हैं। वो क्या करते हैं कि हम कहते हैं ना किसी को मारा, कत्ल कर दिया, या अपना कोई बंदा हमारा शहीद हो गया, वो उस पर राम, कृष्ण ऐसे नाम लेते हैं। यानी आपके बच्चे भूल जाते हैं कि वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा बोल रहा है, जो कह रहा है कि नाश्ता भी छोड़ दो, फला कर दो, ये सब कुछ कर दो, ये सारा कुछ हो रहा है। इसमें हमारी नस्ल को तबाह किया जा रहा है, बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें पहली दफ़ा ये हुआ है कि आज ऐलान हो गया कि इस पर पाबंदी का, चाहे वो वक्ती तौर पर पाबंदी है, और इस पर सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं दूंगा लाहौर पुलिस को, पंजाब पुलिस को और लाहौर पुलिस को, कि DIG लाहौर ने एक लेटर लिखा, CCP लाहौर ने लिखा, और आखिरकार उसी लेटर की बुनियाद पर यह हो गया। लेकिन मैं साथ ये बताता चलूँ कि एक गेम तो बंद हो जाएगी, इसको खोलने के सिस्टम भी मौजूद है। 51 और ऐसी गेमें मौजूद हैं जो सेम इसी तर्ज की हैं। इन सबको बंद करना चाहिए। राना साहब, आपको याद होगा वो न्यूजीलैंड में जो वाकया पेश आया था, मस्जिद पे हमला किया गया था, वो भी इसी गेम की तर्ज पर ही उसने पूरी वीडियो बनाई, बिल्कुल बनाई थी। और मैं एक और अपने तमाम वालिदैन से कहूँगा, खुदारा बच्चा रोए तो उससे अगर आपने मोबाइल ही देना तो उस पर कुरान पाक की को आयत लगा दे, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा दे, बच्चा ज़्यादा खुश होगा। DIG साहब की जाने बढ़ूंगा। अशफाक साहब, एक क्रेडिट तो है कि आपके एक्शन लेने पर और आपकी सिफारिश पर इस पे आर्जी तौर पर पाबंदी लग गई, लेकिन अब तक कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जिनके इस गेम के बायस जिन अफराद ने खुदकुशियाँ की, और कितने केसेस रिपोर्ट ऐसे हुए इस गेम के बायस या ऐसी गेमों के बायस जिनमें लड़ाई झगड़े हुए हैं अफराद के दरमियान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जिस तरह राना अजीम साहब अभी बात कर रहे थे, अभी इस जून के महीने में 3 वाक़यात हो चुके हैं। एक हमारा पुलिस स्टेशन है नॉर्थ कैंट, एक खंजरवाल है,
और कल एक वाकया हुआ है फैक्ट्री एरिया के इलाके में डिफेंस के खिलाफ जो कि नीचे गिरे। तो ये तीनों वाकयात देखने में आया है कि चाहे वो बच्चा एक 10 बच्चा था, एक 34 था क्रिश्चियन कम्युनिटी का, कल जो एक बच्चा था 19 साल का था शहरियार था। तीनों केसेस में जो हमारे सामने फौरी तौर पर बात आई कि उनके माँ बाप ने जब भाई ने बताया कि वो 3 घंटों से गेम खेल रहे थे और उनकी डेथ के बाद भी जो आईपैड मिला या फोन मिला उसके ऊपर कोई ना कोई इंटरेक्टिव गेम थी। राना नजीम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि ये सिर्फ पबजी गेम की बात नहीं है, और भी ऐसी गेम्स हो सकती हैं जो ब्लू वेल्स है, फायर ओपन है, फायर फ्रीली है, ये इस तरह की बेशतर गेम्स। जी बिल्कुल, ऐसी गेम्स हो सकती हैं जो कि ऐसी हों जो पब्लिक सेफ्टी के लिए हैजर्ड हैं। और खासतौर पे पता है आपको पाकिस्तान का जो हमारे लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो यूथ बल्ज है, हमारी पॉपुलेशन और हमारी पॉपुलेशन जो 65% है वो बहुत यंग है। और ये तो बहुत बड़े आपको पता है, इसको कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है कि अगर इस यूथ को हम किसी अच्छी तरफ लगा लें तो बहुत से ममालिक इस तरह तरक्की कर गए हैं। और अगर ये यूथ डिस्ट्रक्टिव गेम्स की तरफ लग जाए और डिजिटल एडिक्शन का शिकार हो जाए, ये बहुत डेंजरस है। तो हमने इसीलिए डिस्ट्रिक्ट लाहौर में इस सिलसिले में एक मीटिंग की है और उन्हीं के विजन के तहत हमने एक बना के भिजवाया है। IG साहब से रिक्वेस्ट की, पंजाब ने भी इस चीज़ से हमारे साथ इत्तेफाक करते हुए आके इस केस को मूव कर दिया। मुझे इस बात का यकीनी हतमी तौर पर नहीं पता कि अब PTA ने इसका फैसला कर दिया है या अभी नहीं, लेकिन आई थिंक अभी तक हुआ तो नहीं है, क्योंकि उनकी भी एक रिसर्च एंड एनालिसिस की टीम होती है जो अपने तौर पर भी रिसर्च करेंगे और PTA जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है तमाम जो वेब जितना भी पाकिस्तान में आ रहा होता है उसके ऊपर वो काम करेंगे। वो तरीका प्रकार तय है जिसके तहत किसी भी खान साहब अबूरी तौर पर लगा दी गई है पाबंदी, अबूरी तौर पर उन्होंने जारी कर दिया कि लगा दी है पाबंदी। राइट, तो आपका नॉलेज बिल्कुल अपडेटेड होगा। और उस सिलसिले में वो ये बड़ा जरूरी है कि सिर्फ पबजी की बात नहीं, और भी गेम्स और दीगर गेम्स पर भी पाबंदी आयद होनी चाहिए। खान साहब साथ रहिएगा। डॉक्टर साहिबा, ये जो अफराद होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, हमारे नौजवान जो हैं, ये ऐसी गेम्स पर राग़िब क्यों हो जाते हैं और उसके बाद पुरतशद्दुद रवैया इनमें किस तरीके से जन्म लेता है? पढ़े लिखे एक अनपढ़ फर्द का पुरतशद्दुद रवैया बनना वो एक समझ में आता है, लेकिन पढ़े लिखे फर्द को जिसको अच्छे बुरे का पता है वो इस तरफ कैसे माइल हो जाते हैं और नफ्सियाती तौर पर ये आम फर्द से कितना मुख्तलिफ होते हैं? हाँ जी, मेरा ख्याल है कि बेसिक बात जो मिलती है हमारी इस सोसाइटी में वो ये है कि हमारे नौजवान जो पढ़ भी रहे हैं, जो कॉलेजेस स्कूल्स में जा भी रहे हैं, उनके अंदर मीनिंगलेसनेस है, एमलेसनेस है। वो FA कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता उन्होंने कल क्या करना है। और ये एमलेसनेस इसलिए है कि एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं है। शायद हमारे स्कूल्स, हालांकि प्राइवेट स्कूल्स हैं, एक्सपेंसिव स्कूल्स भी हैं, उसमें बच्चों को के जहन खाली हैं, उनके अंदर कोई पॉजिटिव असाइनमेंट्स नहीं है, कोई पॉजिटिव फोर्स ही नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने शुरू कहा था कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज तो खत्म हो गई, उसके पीछे सिक्योरिटी रीजंस हैं या उसके पीछे अब ये आ गया, कोविड आ गया, लेकिन ये है कि इसी नेट पे, इसी मोबाइल फोन पे बहुत सारी पॉजिटिव एक्टिविटी हम अपने बच्चों से करा सकते हैं। ऐसी असाइनमेंट्स, काउंसलिंग हो सकती है, स्कूल वाले ऐसी असाइनमेंट दे सकते हैं, ऐसे काम दे सकते हैं जिसके अंदर कोई एमलेसनेस हो, कोई मीनिंगलेसनेस उनकी कम हो। उनके खाली जहन को जो है किसी ऑल्टरनेटिव से भरना पड़ेगा, कंट्रोल से। तो डॉक्टर साहिबा, ये मुख्तलिफ गेम्स जो हैं क्या आपके रवैयों पर असरअंदाज हो सकती हैं? अगर आप किसी और तरह की गेम्स खेल रहे हैं जिसमें साइकोलॉजिकल आप इन्वॉल्व हैं, एक गेम है जिसमें आपने कुछ चीज़ों को हल करना होता है, क्या ऐसी गेम्स आपके रवैयों पर असरअंदाज होती? जी बिल्कुल होती है। गेम का कंटेंट जो है वो खाली जहन में जाके भर देता है उसको। उसके अंदर अगर अग्रेशन है, वायलेंस है, तो बच्चे वायलेंस सीखते हैं। अगर उसके अंदर कोई इमेजिनेटिव थॉट्स हैं या फ्यूचर में हमारी हर चीज़ इमेजिनेशन से ही बनी है, पहले इमेजिनेशन आती हैं फिर उसके ऊपर इजाद आती है, तो उस तरफ भी लग सकते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे चैरिटी प्रोग्राम उनके दिमाग में डाले जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस एजुकेशन की, अंडरस्टैंडिंग की, फल और सब्जियां कैसे उगानी है और किस तरह से आपने दूसरों का ख्याल करना है, सोसाइटी को कैसे बेहतर करना है, हाइजीन कैसे करनी है। मतलब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। जहाँ तक पाबंदी का इशफाक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा इशफाक साहब कि ये बताएं कि ये वाक़े तो हो गए, इसको रोकने के लिए पुलिस क्या हिकमत अमली कर रही है आगे? और एक वाक़या तो काने में भी हुआ है ना, फेसबुक के ऊपर ही कुछ आपस में कोई तलखी हुई या कोई चीज़ हुई।
तो खान साहब ये भी कहिएगा कि इस तरह के जो मुजरिम होते हैं वो आम मुजरिमों से नफ्सियाती हद तक किस हद तक मुख्तलिफ होते हैं? देखिए, नफ्सियाती बात तो डॉक्टर साहब ने कर दिया आपको, इसकी कुछ पूरी साइकोलॉजी का होता है, लेकिन पुलिस की हद तक हम ना सिर्फ इसका नफाज कर रहे हैं, हम सख्ती कर रहे हैं। ये इसके ऊपर हमने देखें एक अफर्मेटिव एक्शन लिया है, हमारे CCP लाहौर IT पंजाब ने इस सिलसिले में एक्शन लिया है, और हम साथ ही साथ एक कम्युनिटी पुलिसिंग भी तरवीज दे रहे हैं, और साथ ही अपने SHOs को SPs को हम बता रहे हैं कि लोगों को हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन है, जो कम्युनिटी के साथ एंगेज करने वाली बात है, हत्ता कि हमने जो उलमा हज़रात है उनको भी रिक्वेस्ट की है कि वो बताएं, मसाजिद में बताएं, स्कूल के टीचर से बात की है, पर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं लॉकडाउन की वजह से, तो एंगेज कर रहे हैं कि वो भी लोगों को बताएं कि देखिए ये एक बहुत अच्छी इजाद है, हमारा मोबाइल कंप्यूटर या मोबाइल या ये चीज़ें जो ऑनलाइन इस दौरे हाजिर की बहुत बड़ी है, इसको यूज़ किया जा सकता है, इसके बड़े डिस्ट्रक्टिव की बजाय कंस्ट्रक्टिव इसके बड़े मकसद है। और साथ कम्युनिटी को देखिए, घर का एक रोल है, आपकी बुनियादी ट्रेनिंग तो अपने घर से ही होती है, कम्युनिटी का है, फैमिली वैल्यूज हैं। आप जब तक अपनी हमारी फैमिली वैल्यूज पे हमें फोकस करने की जरूरत है, हमें यानी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वालिदैन की कि वो अपने बच्चे की परवरिश किस तरीके से करते हैं। अगर ज़हनी नशोनुमा करनी है तो हेल्दी गेम्स में भी उसे राग़िब करना होगा, हमें जिद्दत पसंदी के साथ साथ खुद को भी ढालना है। ऑनलाइन गेम्स पर तवज्जो दीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई पर भी तवज्जो दीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को मजबूत और तवाना रखने के लिए, चाहे वो जिस्मानी हो या फिर ज़हनी हो, हमें माजी की तरफ भी देखना होगा कि हमारे माजी में अखलाक व अदात क्या थे, हमारे आदाब क्या हैं, आदात व अतवार क्या हैं, और उन्हें किस हद तक बदलाव की वजह से हम इस नहज पर आन पहुंचे हैं। नाज़रीन, चीन ने लद्दाख के इलाके में किस हद तक कब्जा कर लिया है, कितने इलाके पर कर लिया है, और भारत इस हवाले से क्या सोच विचार कर रहा है, इस इशू पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बात हो रही थी लद्दाख के हवाले से। लद्दाख के हवाले से मोदी हुकूमत ने अपनी आवाम को ये बताया है कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। राना साहब, लद्दाख का कितना इलाका चीन के कब्ज़े में चला गया और ये कितने अरसे से भारतीय कब्ज़े में था? लेकिन यासर, आप तो ये पूछना चाहिए कि लद्दाख का कितना इलाका अब इंडिया के पास है। अच्छा, अब तो ये पूछना चाहिए। लद्दाख का नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला, नरेंद्र मोदी के ज़ेर कंट्रोल भारतीय मीडिया ने झूठ बोला, वहाँ की फ़ौज ने झूठ बोला, वहाँ के सियासतदानों ने जो नरेंद्र मोदी के साथ झूठ बोला। कहा गया कि चाइना ने कोई कंट्रोल नहीं वहाँ पे हासिल किया, चाइना ने वहाँ पे कुछ नहीं किया, चाइनीज़ फौज ने लद्दाख का एक हिस्सा भी जो है उनके कब्जे में नहीं है। अब ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, ये कोई पतोकी के लोग तो नहीं है, ये किसी और जगह के नहीं है, लद्दाख के रहने वाले लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के झूठ को, नरेंद्र मोदी की इंडियन बुज़दल फौज के झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर इतना इलाका कब्जे में आ गया, बाकी जो रहता रहता है वो भी आ जाएगा। वो खुद कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झूठ ना बोलो, वो खुद बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। वो खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर TV चैनल वाले आके 500 किलोमीटर दूर बैठ के कह देते हैं जनाब वो पहाड़ी है, वो पहाड़ी है। देखें, ये पहाड़ियाँ किसी और जगह की दिखा देते हैं, अपनी आवाम को मुतमिन कर देते हैं। हकीकत में ये है कि आज जो हकीकत हमने बेनकाब कर दी है, ये बिल्कुल सामने ले आई। ये बंदे कोई पाकिस्तानी मीडिया के तो नहीं है, ये लोग वो हैं जो लद्दाख के रहने वाले हैं, जो भारतीय हैं, जो हिंदू हैं। वो बता रहे हैं रो रो के अपनी हुकूमत को, अपनी आवाम को सोशल मीडिया पे कि आपके साथ क्या हो रहा है। देखें, अब भारत के पास लद्दाख का बहुत थोड़ा हिस्सा रह गया। आप समझ लें कि एक रोटी में जो होता है ना 75%, एक हिस्सा सिर्फ इनके पास है, 3 हिस्से चले गए हैं। और वहाँ पर डैम बनना शुरू हो गया है। चाइना वहाँ पे एक डैम बना रहा है, चाइना वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा रहा है, और आने वाले दिनों में मज़ीद बड़ा कुछ होगा। हमने जिस तरह कल कहा था कि एयर डिफेंस सिस्टम जो लगाने की कोशिश इसराइल से मंगवा के की जा रही, क्यों की जा रही है, क्यों भारत कर रहा है? इसलिए कि भारत को खतरा है, बाकी हिस्सा भी जाएगा और उसके साथ साथ और हिस्सा भी जाएगा। भारत का एक ऐसा सूबा जो बिल्कुल साथ लगता है, उसका भी बहुत सा हिस्सा जाएगा। या सर, ये कोई छोटा काम नहीं है। भारत, अब ये एक सवाल है कि लद्दाख में कितना हिस्सा है, कितने गांव हैं जो भारत के पास है। यानी भारतीय मीडिया को हमारा मौक़िफ़ नहीं मानना चाहिए, चीनी हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं मानना चाहिए। कम से कम भारतीय शहरियों का ही मौक़िफ़ मान लीजिए। जो लद्दाख के शहरी हैं, भारतीय हैं, वो बता रहे हैं कि कितना हिस्सा हमारे हाथ से छिन चुका है और हमारे पास बचा क्या, वो भी ख़तरे में है। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।